हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज की वीडियो में हम एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, और इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अनदर एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद लाइट, देन सोइल के बारे में। तो आपको पता है कि वाटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सराउंडिंग, और वी कैन से इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। बिगिनिंग के अंदर जो लाइफ शुरू हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी, दैट वाज आल्सो ओरिजिनेट इन द वाटर। वाटर के अंदर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द वाटर। ठीक है, अब वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ का पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है, इसी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन डिसाइड की जाती है। एक पर्टिकुलर एरिया पे फ्लोरा, एक पर्टिकुलर एरिया पे फ्योना। यहाँ पे बेटा जो फ्लोरा वर्ड बार बार मैं यूज़ करती हूँ वो रिलेट करता है प्लांट से और वहाँ की वेजिटेबल से। जो फ्योना वर्ड होता है वो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो कैसी वेजिटेशन होगी वहाँ पे, किस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, किस टाइप की प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी होगी, कैसे प्लांट होते हैं, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और बेटा वाटर की अमाउंट कितनी होती है कितनी नहीं, वो रेन और जो प्रेसिपिटेशन होती है, दिस इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेसिपिटेशन और जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है। जो टेम्परेचर होता है वो भी मोर और लेस कांस्टेंट मिलता है। इन सब रीजन की वजह से ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। और जो रेनफॉल होती है डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर 250 से 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल मानी जाती है। जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर 100 से 200 सेंटीमीटर। इसी तरीके से टैगा बायोम्स, टेम्परेट बायोम्स, चैपरल्स, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स, ये सब एरिया जो डिसाइड किए गए हैं दैट ऑल आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ये तो बिल्कुल हमने बिगिनिंग के अंदर भी आपको बताया था कि जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है, और प्रेसिपिटेशन को आप रेनफॉल भी मान सकते हैं, ये जो दो हैं दे आर द मेजर फैक्टर विच डिसाइड द वेजिटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, नॉट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब बात आती है बेटा कि वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं वो हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो परमानेंटली वाटर में मिलते हैं, जिनको हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे मिलते हैं जो अबंडेंट अमाउंट में वाटर, मतलब मॉइस्ट कंडीशन हो, जनरली मॉइस्ट एरियाज के अंदर रहते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हाइग्रोफाइट नाम देते हैं। एक होते हैं मीजोफाइट जो मॉइस्ट हैबिटेट्स के अंदर मिलते हैं। एक होते हैं बेटा जीरोफाइट जो वाटर की स्कार्सिटी के अंदर मिलते हैं, जनरली जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। डेजर्ट में आपको पता है कि वाटर की डेफिशिएंसी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑर्गेनिजम्स में क्या आती है, चेंजेस आते हैं। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स और कुछ प्लांट्स अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म और हर प्लांट बेटा अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ प्लांट में आप देखते होंगे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, लीफ होती ही नहीं। कुछ प्लांट्स में बहुत बड़ी बड़ी लीफ होती हैं। कुछ प्लांट की हाइट बहुत लंबी होती है, कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं। कुछ एक के रूट बहुत वेल डेवलप होते हैं, जबकि कुछ एक में रूट का रोल ही नहीं होता। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे वाटर कैसे है। सपोज करो कि मैं ये कहती हूँ कि एक्वेटिक प्लांट है, वाटर में प्रेजेंट होती है, तो आपको लग रहा है कि उन प्लांट्स में बहुत लंबी लंबी रूट्स होती होंगी वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए, वो है ही वाटर में, तो उनको वाटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए अपने रूट सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की क्या रिक्वायरमेंट है। एक दूसरे प्लांट में डेजर्ट प्लांट की बात करती हूँ, और डेजर्ट प्लांट में प्लांट अपने आप को सर्वाइव करे तो ऑब्वियसली बात है, उनका रूट सिस्टम ज़्यादा वेल डेवलप मिलेगा ताकि वो नीचे से वाटर को अब्जॉर्ब कर सके। एक ऐसे प्लांट जो वाटर की डेफिशिएंसी में है तो वहाँ पे लीफ रिड्यूस मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए। ये सब चीज़ें बेटा हम एडेप्टेशन के अंदर स्टडी कर लेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वाटर। तो वाटर के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट टू द टेम्परेचर वाटर इज द important factor, water is the important factor
that influence the life of every organism, जो हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जो लाइफ है दैट ओरिजिनेट इनटू वाटर। लाइफ किस में ओरिजिनेट हुई थी बेटा? वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। एंड वाटर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इज द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का जो सोर्स है दैट इज मेनली रेनफॉल एंड वाटर। अब अकॉर्डिंग टू द एनुअल रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल अलग अलग एरियाज बने हैं, अलग अलग बायोम्स हैं। अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एक आते हैं एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो 250 से 400 मीटर के अप्रोक्स होती है। जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेटा एक आते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे रेनफॉल और भी डिक्रीज कर जाती है। कौन से आते हैं? टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। वहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है 175 से 150 सेंटीमीटर। और जो डेजर्ट होते हैं उनमें रेनफॉल बहुत ही कम होती है। डेजर्ट के अंदर तो लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली क्या बताया है यहाँ पे कि जो एनुअल रेनफॉल है उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट्स और फॉरेस्ट हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, उनको भी हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा टेरेस्ट्रियल प्लांट की टाइप्स बताइए हमने वाटर की अवेलेबिलिटी के बिहार पे। और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द मॉइस्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर के ब्याह पे 3 टाइप के प्लांट बताए, हाइग्रोफाइट, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। इनमें से जो हाइग्रोफाइट प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो वेट एरियाज में मिलते हैं, जिनके सॉफ्ट स्टेम होगा, लार्ज लीफ होगी और मॉडरेट हाइट का स्टेम होता है। देखेंगे दे आर फाउंड इन वेट एरियाज विच हैविंग soft stem with moderate height के प्लांट्स होंगे, सॉफ्ट स्टेम होंगे एंड दे हैविंग लार्ज लीफ। ठीक है, इनका लीफ का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, थिन होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बेटा इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स में हाइडाथोड्स प्रेजेंट होते हैं। हाइडाथोड्स पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टेम में, जिनके थ्रू वाटर रिलीज होता है स्टेम में, लीफ में। तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि लीफ की टिप से ऐसे वाटर निकलता है। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? गटेशन। कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर को रिलीज करना इज नॉन एज गटेशन। वो हाइडाथोड्स के थ्रू होता है जो हाइग्रोफाइट्स प्लांट में भी मिलते हैं। दूसरे आते हैं बेटा मीजोफाइट प्लांट। मीजोफाइट प्लांट वो होते हैं जो मॉइस्ट हैबिटेट में मिलते हैं, जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी सही होती है। They are found in the moist habitat. They are found in moist habitat with well-developed vegetative growth. इन प्लांट्स में जनरली स्पाइन्स वगैरह ये सब अब्सेंट होते हैं मीजोफाइट प्लांट के अंदर। और जनरली आप तीसरे आते हैं हमारे कौन से प्लांट? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं? जिनको सबसे ज़्यादा वाटर की स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है, विच आर यूजुअली फाउंड इन द डेजर्ट, और वी कैन से दे आर फाउंड इन द वाटर डेफिशिएंट एरियाज। वाटर डेफिशिएंट एरियाज में मिलते हैं। इन प्लांट्स के अंदर लीफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होंगी एंड इंस्टेड ऑफ लीफ सम ऑफ देम हैविंग स्पाइन्स, थॉर्न्स एक्सेट्रा। ये सब स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपने अकेसिया, टर्मेरिक्स, कैक्टस, ये सब जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि
कैक्टस हो गया, टेमेरिक्स हो गया, अकेसिया निलोटिका हो गया, ये सब प्लांट कैसे हैं, जीरोफिटिक प्लांट है। अगर हम आपको इसमें डिस्कस करते हैं हम कुछ एक हाइग्रोफाइट प्लांट, तो रेनाक्यूलस की जो स्पीसीज आती है ना, वो रेनाक्यूलस स्पीसीज वो हाइग्रोफाइट में आती है। यूजुअली हमारे आसपास आप जो देखते हैं मोटे टाइट वाले फ्रूट्स वाले जनरली वो सारे मेसोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी बेटा टाइप्स ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉइस्चर। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब वाटर के अंदर अगर हम लाइफ की बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोफाइट्स। दे आर नोन एज, देखो हाइग्रो इज डिफरेंट थिंग एंड हाइड्रो इज डिफरेंट। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स विच आर लिव्स इन द वाटर, जो वाटर के अंदर मिलते हैं। इनके अंदर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो उनको सपोर्ट करता है वाटर के अंदर। दे हैव एरेनकाइमा। एरेनकाइमा कैसे होते हैं, जिनमें एयर फील्ड कैविटी हो, ऐसे पेरेनकाइमा। ऐसे पेरेनकाइमा को हम नाम देंगे एरेनकाइमा, जो उनको सपोर्ट करेंगे, विच सपोर्ट देम इन वाटर, जिनको वाटर में वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे टिश्यूज होते हैं एरेनकाइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब कई बार हम क्या सोचते हैं बेटा कि जो एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको हम ये सोचते हैं कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर वो खुद वाटर में है। भाई हमारे अकॉर्डिंग तो वाटर की स्कार्सिटी जहाँ पे रहे, जो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट वाटर डेफिशिएंट एरिया में रहते हैं उन्हीं को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्लांट्स विच आर लिविंग इनसाइड द वाटर दे ऑल्सो हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। उनको किसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ओस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर लिविंग है या मैराइन वाटर लिविंग। इनमें से जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एंडोस्मोसिस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कौन सी, एंडोओस्मोसिस। अब देखो कोई ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, मतलब वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मोर एंड मोर वाटर उसकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है और इसकी वजह से वो स्वेल करके ब्रस्ट हो सकता है। तो उनको एंडोस्मोसिस के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करनी पड़ती है। वो अपनी बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेस करते हैं, कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह डेवलप करते हैं कि वो एक्सेस के वाटर को रिलीज आउट कर सके। इसी तरीके से जो मैराइन हैबिट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर क्या होता है कि बॉडी का वाटर बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, बॉडी में हाइपो होगा, इसलिए बाहर की तरफ वाटर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एक्सोस्मोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मैराइन हैबिट्स के ऑर्गेनिजम्स को जो ओशंस में या सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एक अपनी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं, बाय हैविंग द सोल्ट ग्लैंड। तो इनमें से कुछ एक के पास सोल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये सोल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, एक्सक्रीट एक्सेस द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ये they will excrete out the excess salt which is taken from the outside। तो ये एक्सो एंडोस्मोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम। बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में यही जो सैलाइन कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, यही सैलाइन कंडीशन होती हैं, ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है ऑर्गेनिजम्स के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सॉल्टी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्टी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। उसी ब्याह पे ये दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं स्टीनोहेलाइन, जैसे कि हमने स्टीनोथर्मल पढ़े थे, इन द सेम वे देयर आर स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, और एक होते हैं यूरीहेलाइन ऑर्गेनिजम्स, स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म। कैसे डिफाइन करते हैं हम, विच कैन टॉलरेट ए narrow range of
सॉल्ट कंडीशन, जो सॉल्ट की नैरो रेंज ऑफ कंडीशन को टॉलरेट कर सके उनको हम कहते हैं स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन आता है बेटा, इसमें आते हैं शार्क, ठीक है। इसके अलावा जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्टी कंडीशन को, विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉल्टी कंडीशन, दे आर नोन एज यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म। और यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमन एग्जांपल आएगा साल्मोन फिश। कौन सी आती है बेटा इसमें, साल्मोन फिश आती है। जो कुछ एक फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, दे कैन नॉट लिव इन द सी वाटर। सिमिलरली जो मेराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन नॉट लिव इन द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द ओस्मोटिक प्रॉब्लम्स। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो मेजर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो किससे रिलेटेड आती हैं बेटा, ओस्मोटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, ये हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से वाटर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। इसके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, अडेप्ट करते हैं, वो हम एडेप्टेशन में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर आफ्टर द वाटर इज लाइट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम एबायोटिक फैक्टर जो है एनवायरनमेंट का, जो ऑर्गेनिजम्स की और प्लांट्स की लाइफ को अफेक्ट करेगा, दैट इज लाइट। तो लाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने फिजिक्स में भी लाइट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करती हूँ तो इसमें जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितने से कितने वेरी करती है, 390 से 740 नैनोमीटर तक। 390 टू 740 नैनोमीटर इनकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अगर हम सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं, किसकी बात करें, सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं, तो बेटा उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, सोलर रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है 300 से 2600 नैनोमीटर की। अब इस सोलर रेडिएशंस में से वो रेडिएशंस विच आर एफिशिएंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज PAR। कैसे डिफाइन करते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी होती है, दैट वेरीज फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें से जो बिलो द विजिबल लाइट की रेडिएशंस होती हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, और जो अबव द विजिबल लाइट की रेडिएशंस होती हैं उनको हम इंफ्रा रेडिएशंस कहते हैं। द रेडिएशंस विच आर बिलो द visible light are known as ultraviolet radiations, और वो radiations which are above the visible light are known as infra radiations, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के ऊपर लाइट का, वो इस रेडिएशंस का है, जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस है, जिस रीजन के अंदर मेनली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट का जो मेन रोल होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स है दैट इज सनलाइट, विच इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि अमाउंट ऑफ लाइट और उसकी इंटेंसिटी वो लैटिट्यूडनली और सीजनली कैसे वेरी करती है, और लाइट की क्वालिटी, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी दैट्स अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म, वो किस सेंस में इफेक्ट करती है, उसके लिए हम थोड़े से इफेक्ट्स देखते हैं ऑफ लाइट ऑन द ऑर्गेनिज्म। बेटा सबसे पहले हम लाइट का इफेक्ट देखेंगे प्लांट्स के ऊपर, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस तो लाइट इज वेरी मच एसेंशियल, लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आपको पता है कि लाइट के अंदर जो विबग्योर रीजन होता है, विबग्योर रीजन, इनमें से जो ग्रीन लाइट होती है इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। और इनमें से ब्लू और रेड रेडिएशंस के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस
टेक प्लेस करता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की ड्यूरेशन, ये तो क्या होगी लाइट की क्वालिटी, दिस इज लाइट क्वालिटी, लाइट ड्यूरेशन, एंड नेक्स्ट थिंग वन इज लाइट की इंटेंसिटी। ये तीनों ही चीजें किसको अफेक्ट करेंगी, दे विल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को ही इफेक्ट करेंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इट विल बी मैक्सिमम एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हमारी जो ये अर्थ है इस पे सनलाइट बिल्कुल वर्टिकली गिरती है और पोल्स की तरफ सनलाइट कम हो जाती है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ट्रॉपिकल रीजन में होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द सेकेंड। बेटा फोटोसिंथेसिस के बाद जो लाइट इफेक्ट करेगी दैट इज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द प्लांट। तो ग्रोथ के लिए क्या होता है कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी डिपेंड्स, एंड मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी एंड द रेड लाइट increased availability of food and moderate light intensity and red light, ये जनरली क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को फेवर करते हैं, ये होने से ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम ब्लू लाइट की बात करते हैं तो मॉडरेट ग्रोथ करती है। जो ब्लू लाइट है वो प्लांट्स में मॉडरेट एंड नॉर्मल ग्रोथ को फेवर करती है। कौन सी लाइट, ब्लू लाइट। सेकेंड बेटा अगर हम हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है, लेकिन मैकेनिकल टिश्यू को वो इंक्रीज कर देती है। अगर इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं देन इट विल डिक्रीज द ग्रोथ बट मैकेनिकल टिश्यूज डेवलपमेंट विल इंक्रीजेस। मैकेनिकल टिश्यू की जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगी हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर। ओके, अगर हम बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स देखें तो वो भी लाइट की रिस्पॉन्स में बनते हैं। फ्लावरिंग भी लाइट के रिस्पॉन्स में ही होती है। दिस इज नोन एज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। कई बार एक टर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोमॉर्फोजेनेसिस। देखो, फोटो मीन्स लाइट, मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो हम क्या बताएं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन किसके रिस्पॉन्स में भाई, इन रिस्पॉन्स टू द, किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि टिश्यू और ऑर्गन्स का डिफरेंशिएट होना इज नोन एज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। और बेटा जो लाइट होती है वो फ्लावरिंग को भी स्टिमुलेट करती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फ्लावर जनरली बड कंडीशन में होते हैं, जैसे सनलाइट आती है वो खिल जाते हैं, वो फ्लावर बन जाते हैं। तो फ्लावरिंग इज ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय द लाइट। बेटा नेक्स्ट प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ये तो आप लोगों ने 10th में स्टडी किया होगा कि प्लांट की लीफ से क्या हो जाना, वाटर का इवोपरेट हो जाना इन द फॉर्म ऑफ द वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और आपको पता है ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होते हैं, ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपीरेशन होगा, और अगर स्टोमेटा क्लोज है तो कोई ट्रांसपीरेशन नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा कब ओपन होंगे, लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट की प्रेजेंस है तो स्टोमेटा विल ओपन एंड देन ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस, बट यूजुअली स्टोमेटा विल क्लोज इन द डार्कनेस। जब लाइट नहीं है तो कोई ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रांसपीरेशन की रेट को भी ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं विच आर सेंसिटिव टू लाइट एंड सच काइंड ऑफ द सीड आर नोन एज फोटोब्लास्टिक सीड। कौन से सीड होते हैं भैया, ऐसे फोटोब्लास्टिक सीड्स विच आर sensitive to light and they must require the light for their
germination. Hence we can say कि light also affect the germination of the seed. Next आता है बेटा pigmentation. Next one is pigmentation. आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन की टैनिंग हो जाती है. स्किन की टैनिंग का मतलब कि ज़्यादा लाइट की प्रेजेंस में जो मोर लाइट होती है वो हमारी मिलेनोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करती है ना. जब मिलेनोसाइट सेल्स स्टिमुलेट होती है तो वो किसकी फॉर्मेशन ज़्यादा करती है, मेलानिन की. और मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर डेवलप कर जाता है तो हमारे स्किन के कलर को डार्क बना देता है ना. डार्क स्किन कलर है और इसी को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टैनिंग ऑफ द स्किन विच इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय द लाइट. नेक्स्ट आता है बेटा मूवमेंट. अगर आप प्लांट्स के अंदर बात कर लो या फिर बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी मूवमेंट किसके थ्रू इफेक्ट होती है, लाइट. जैसे कि स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पॉजिटिव फोटोटैक्सिक होते हैं मॉडरेट लाइट, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज, यूग्लिना, वोलवॉक्स. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोटैक्सिस शो करते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में मूवमेंट शो करेंगे. सिमिलरली हमारे जो प्लांट होते हैं उनका शूट सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक. कैसा होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक. और रूट सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक. तो हेंस वी कैन से कि बहुत सारी मूवमेंट होती हैं वो भी लाइट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. ऐसे बेटा जो डेली रिदम होती है ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नाइट के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, आउल वगैरह जिसको नॉकटर्नल कहते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डे के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, है ना. कुछ इवनिंग में एक्टिवेट होते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग में एक्टिवेट होते हैं. तो वहाँ पे भी लाइट की प्रेजेंस है या अब्सेंस है, या लाइट की इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है, दैट्स डिसाइड द डेली रिदम. तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में जो डेली रिदम होती है दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द लाइट. ठीक है, डेली रिदम इन ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आता है बेटा फोटो पीरियोडिज्म. इसके बाद फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट विल स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन द प्लांट. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ के अकॉर्डिंग प्लांट, जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट सुने होंगे. शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ये सब किसके ऊपर डिसाइडेड किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट. सिमिलरली लाइट की बहुत कम या बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेशन एंड एस्टाइवेशन भी शो करते हैं. मैंने बताया था कि जो विंटर्स के टाइम पे होते हैं जब लाइट बहुत कम होती है तो टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म अपने आप को बरो कर लेते हैं, वो विंटर स्लीप होती है. और बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी अगर होती है जो समर में होती है उसमें ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को हाइड कर लेंगे, उसको हम समर स्लीप कहते हैं. तो दैट इज ऑल्सो लाइट विच डिसाइड द फोटो पीरियोडिज्म. ऐसे बेटा अब हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिट्स के अंदर, हैबिटेट में. बेटा एक्वेटिक हैबिट्स में हमने ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट एक्वेटिक रीजन को दो मेन जोन में डिवाइड किया है. जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज होती हैं लाइक ओशंस और लेक, उसको हमने दो जोन में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट. एक तो आता है लिटोरल जोन और दूसरा आता है लिमिनेटिक जोन. ठीक है, लिटोरल जोन जो होता है वो कोस्टल एरियाज का ये वाला जोन, ठीक है, जो वाटर बॉडीज के बैंक पे प्रेजेंट होता है, इस एरिया को हम सैलो कोस्टल रीजन. लिटोरल जोन को इट इज सैलो कोस्टल रीजन जहाँ पे लाइट कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू आउट द वाटर. यहाँ पे जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उसमें सारे वाटर में लाइट पेनिट्रेट कर सकती है इस तरीके से. और लाइट के पेनिट्रेशन की वजह से यहाँ पे थ्रू आउट इस वाटर में क्या मिलते हैं, प्रोड्यूसर्स की फॉर्मेशन होती है, प्रोड्यूसर्स मिलते हैं. दूसरा जो ओपन वाटर बॉडी वाला जोन है उसको हमने नाम दिया लिमिनेटिक जोन. लिमिनेटिक जोन कौन सा है, दिस इज ओपन वाटर जोन वेयर वाटर इज प्रेजेंट वेरी डेप्थ. दिस इज ओपन वाटर जोन. ठीक है, अब इस ओपन वाटर जोन जिसको हमने लिमिनेटिक जोन नाम दिया है,
इसमें वो वाला एरिया जहाँ तक सफिशिएंट अमाउंट में लाइट पेनिट्रेट कर सकती है मोर देन द कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर तक की डेप्थ का, जो ये 2200 मीटर डेप्थ तक का जोन होगा उसको हम नाम देंगे यूफोटिक जोन। ठीक है, इसी लिम्नेटिक जोन का जो पहला पार्ट आता है उसको नाम देते हैं यूफोटिक जोन। वैसे तो हम इसको मेनली पहले दो में डिवाइड करते हैं, फोटिक और एफोटिक। मेनली लिम्नेटिक जोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फोटिक जोन। फोटिक का मतलब लाइट, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सके। दूसरा होता है एफोटिक जोन, ये वो वाला रीजन होता है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट ना कर सके। और दूसरा होता है तीसरा बेंथिक जोन, जो बिल्कुल बॉटम वाला जोन जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी ना आए, दैट जोन इज नोन एज बेंथिक जोन। इनमें से फोटिक जोन में पहला पार्ट जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में लाइट पेनिट्रेट करती है उसको हम नाम देते हैं यूफोटिक जोन, जो अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर की डेप्थ तक का जोन होता है जहाँ पे सफिशिएंट लाइट पेनिट्रेट करती है, दैट जोन इज नोन एज यूफोटिक जोन। यूफोटिक के नीचे वाला जो जोन होगा उसको हम नाम देंगे डिस्फोटिक जोन। डिस्फोटिक जोन जहाँ पे लाइट बिलो कंपनसेशन पॉइंट लाइट पेनिट्रेट करेगी लेकिन कम लाइट पेनिट्रेट करती है देन द यूफोटिक जोन, उसको हम नाम देते हैं बेटा डिस्फोटिक जोन। इसमें क्या होता है कि लाइट बिलो द कंपनसेशन पॉइंट आती है, ब्लू लाइट शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होने के कारण डीपेस्ट पहुंचती है और रेड लाइट की पेनिट्रेबिलिटी वो कम होती है। ठीक है ना, डिस्फोटिक जोन में जो ब्लू लाइट होती है वो सबसे डीप तक जाती है, डीपेस्ट रीजन तक। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या आता है वो सुनेंगे कि जहाँ पे डिस्फोटिक जोन में नीचे वाला रीजन जहाँ पे लाइट बहुत ही कम जाती है उस वाले रीजन में कैसे प्लांट्स मिलते हैं। तो बेटा एल्गी होगी मेनली 3 टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जिस वाले रीजन में ऊपर तक मैक्सिमम अमाउंट में लाइट मिल रही है उस रीजन में मिलेगी ग्रीन एल्गा, क्योंकि ग्रीन एल्गा को सफिशिएंट अमाउंट में लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इंटरमीडिएट रीजन में मिलेंगी ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी मिलेंगी? ब्राउन एल्गी। और सबसे डेप्थ में सबसे नीचे कौन सी एल्गा मिलेंगी? रेड एल्गा। तो क्वेश्चन ये आए सबसे डेप्थ में कौन से फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो होंगे रेड एल्गी, क्योंकि रेड एल्गी हैं वो दैट कैन फ्लोरिश द डीपेस्ट इनटू द फोटिक जोन, वो सबसे लो वेवलेंथ की सनलाइट को भी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, फोटोसिंथेसिस शो करती है। सो रेड एल्गी फाउंड इन द डीपेस्ट जोन। ठीक है, एफोटिक जोन या प्रोफ्यूंडल जोन, प्रोफ्यूंडल जोन को ही हम एफोटिक जोन नाम देते हैं। दिस इज नोन एज एफोटिक जोन। ये बेटा डीप वाटर का वो जोन होता है जो फोटिक जोन के बिलो प्रेजेंट होगा लेकिन बॉटम से ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये डार्कनेस का जोन होता है। इस वाले रीजन में क्या नहीं होते हैं, इसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलते हैं, देयर विल बी नो प्रोड्यूसर, सिर्फ कंज्यूमर्स मिलते हैं। यहाँ पे ओनली कंज्यूमर्स मिलते हैं, क्योंकि जब लाइट ही नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। सबसे बॉटम वाले जोन को हम नाम देंगे बेंथिक जोन, और इस वाले रीजन में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। सबसे डीपेस्ट जोन होता है लेक का या ओशंस का, जो तलहटी होती है, दैट इज नोन एज बेंथिक जोन। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ जोन बताए एक्वेटिक वाटर बॉडीज में। एक बार फिर से सुन लेंगे। देखो बेटा, वाटर बॉडी की जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में लाइट आती है, उसको हमने नाम दिया लिटोरल जोन। ठीक है, जैसे कि मान लो पॉन्ड के जो किनारे हैं जहाँ पे बहुत सारी मडी एरिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, वो लिटोरल जोन। ऊपर का जितना भी हमें वाटर वाला एरिया दिख रहा है, ओपन वाटर बॉडी, उसको हम नाम देंगे लिम्नेटिक जोन। उसमें वो वाला एरिया जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, कम या ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, उस एरिया को हम नाम देंगे फोटिक। फोटिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज यूफोटिक एंड सेकेंड वन इज डिस्फोटिक। In euphotic region, in euphotic zone, maximum amount of light can penetrate, and dysphotic में बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करेगी। देन इस फोटिक के नीचे होगा ये फोटिक और प्रोफ्यूंडल जोन, जिसमें प्रोड्यूसर नहीं मिलते, कंज्यूमर मिलते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं जाती है। एंड द बॉटम रीजन इज नोन एज बेंथिक जोन, जिसको हम एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ की या क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं।
हाँ बेटे, आफ्टर द लाइफ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज सोयल। तो बेटा व्हाट इज सोयल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। हमारी अर्थ का जो सरफेस का सबसे ऊपर मोस्ट वेदर्ड पार्ट होता है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है एंड विच सस्टेन द टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ, दैट पार्ट इज नोन एज सोयल। ठीक है, सोयल किससे बनता है, जो रॉक होते हैं उनकी वेदरिंग से बनता है। रॉक की ब्रेक डाउन होगी, रॉक ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएंगे, वो सोयल में कन्वर्ट होते हैं। तो रॉक का ब्रेक डाउन होना इज नोन एज वेदरिंग, और फिर फाइनली वो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो सोयल में चेंज हो जाते हैं, और उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे पेडोजेनेसिस। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोयल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। अब सोयल का टेक्सचर, सोयल की क्वालिटी, सोयल की ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हद तक ये डिपेंड करती है, डिसाइड करती है कि वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होती है, कि सोयल की फर्टिलिटी कैसी है, सोयल की लेयर कैसे है। सोयल, अब बेटा सोयल का देखो, अगर हम नीचे टुवर्ड्स ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो वर्टिकल स्ट्रेटास बन जाते हैं, एरियाज बन जाते हैं, कि सबसे ऊपर वाला लेयर जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है, उसके नीचे वाले लेयर, उसके नीचे, तो ये क्या बन जाते हैं, ये सोयल प्रोफाइल कहलाते हैं, जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होती है सोइल्स की। इसमें होरिजन बनते हैं, ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन। इसके बाद बेटा सोयल में कितनी अमाउंट में एयर प्रेजेंट है, जिसको हम सोयल में जो पोर होते हैं उस पोर के अंदर एयर भरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोयल पोरोसिटी। अब सोयल पोरोसिटी के ऊपर भी सोयल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है। सोयल में जो पार्टिकल्स हैं वो किस साइज के हैं, बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के, बहुत ही माइन्यूट साइज के हैं, उसके ब्याह पे भी सोयल डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, इसके बाद सोयल के अंदर क्या मिलता है बेटा, सोयल में वाटर मिलता है ना, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। इवन नीचे वाटर टेबल भी होती है, जहाँ तक प्लांट की रूट पहुँचती है वहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। सोयल की एक स्पेसिफिक पीएच होती है, सोयल के अंदर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, कि वहाँ पे जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सोयल में उसका डीमिनरलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, दैट्स ऑल हैपन ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द सोयल। तो सोयल का टेक्सचर, सोयल की टाइप, सोयल की क्वालिटी, सोयल की एयर, सोयल की पीएच, दे ऑल डिसाइड द टाइप ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, एंड वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स होते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से कि सोयल इज अनदर एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर विच डिसाइड द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज सोयल, कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, it is the uppermost weathered humus containing part of earth's surface is known as soil। ठीक है, और सोयल क्या करती है, it sustain the life of टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की लाइफ को सस्टेन करके रखती है कौन, सोयल। अब मैं वेदरिंग पूछूं, व्हाट इज वेदरिंग, अच्छा नहीं है यहाँ पे वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इनटू फाइन पार्टिकल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंज। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू फाइन, और वी कैन से स्मॉलर particles due to atmospheric change are known as weathering। ठीक है, और जो बेटा वेदर पार्ट होता है उसमें से जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये फाइनली सोयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज पेडोजेनेसिस। How will we define pedogenesis? The process of
फॉर्मेशन ऑफ सोयल इज नोन एज पीडोजेनेसिस। ठीक है, उसको हम पीडोजेनेसिस नाम देते हैं। और बेटा वो बायोलॉजी की ब्रांच जो सोयल की रिगार्डिंग स्टडी करती है उसको हम पीडोलॉजी या एडेफोलॉजी, दैट इज नोन एज पीडोलॉजी और एडेफोलॉजी कही जाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with study of soil and its different form is known as pedology। ठीक है, अब क्या क्या स्टडी करेंगे हम सोयल के रिगार्डिंग। देखो बेटा, सोयल के क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोयल प्रोफाइल की। सोयल प्रोफाइल तो वर्टिकल सेक्शन या वी कैन से वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोयल। देखो, अगर हम सरफेस से नीचे की तरफ जो पेरेंट रॉक होते हैं हम जाते तो डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है सोयल की। दिस वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोयल इज नोन एज सोयल प्रोफाइल। और ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, सोयल हॉरिजॉन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोयल फ्रॉम सरफेस टू द पेरेंट रॉक इज नोन एज सोयल प्रोफाइल। और इस सोयल प्रोफाइल में जो डिफरेंट लेयर्स होती है सोयल की, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोयल इन दिस सोयल प्रोफाइल आर नोन एज सोयल हॉरिजॉन। इन्हें हम क्या नाम देंगे, सोयल हॉरिजॉन। बेटा यहाँ पे मैंने सोयल प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट लेयर को सोयल हॉरिजन नाम दिया। देखो, डिफरेंट हॉरिजन प्रेजेंट होते हैं सोयल में। सबसे पहले ओ हॉरिजन की बात करते हैं हम। तो सरफेस पे जो सोयल होती है उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि मान लो प्लांट में से प्लांट लीफ, ट्विग, फ्रूट्स वगैरह गिर गए, वो यहाँ पे डिकम्पोज कर जाते हैं और इनसे निकल के फिर नीचे की तरफ लीच करने शुरू कर जाते हैं, ऐसे ये ह्यूमस। तो ये वाली लेयर जो एक्चुअली सोयल से ऊपर मिनरल ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग लेयर होती है उसको हम नाम देंगे ओ हॉरिजन। ठीक है, फिर फर्दर ओ हॉरिजन को भी ए नोट और ए डबल नोट में डिवाइड किया गया है। फिर आता है बेटा ए हॉरिजन, जो अपर मोस्ट हॉरिजन विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द सोयल की जो सबसे एक्चुअली लेयर होती है उसको हम नाम देंगे ए हॉरिजन, जिसमें मिनरल्स मिक्स्ड विद ह्यूमस, कि यहाँ पे इससे मिनरल साइड और ह्यूमस कंटेनिंग लेयर प्रेजेंट होती है ये सोयल की, जिसको हम ए हॉरिजन कहते हैं। इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉप सोयल। इसे हम सोयल का सबसे ऊपर वाला एरिया मानते हैं। और लीचिंग से यहाँ पे सब्सटेंस ऊपर से लीच करके आए ना ओ हॉरिजन से, इसलिए हम इसको जोन ऑफ इल्यूविएशन भी नाम देते हैं। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल लीचिंग की वजह से आना। इसके नीचे बेटा जो रीजन होगा वो कहलाएगा बी हॉरिजन। बी हॉरिजन में क्या होता है कि जो मटेरियल ऊपर से था वो यहाँ पे डिपॉजिट कर जाता है और लेयर के डिपॉजिट होने की वजह से जो जोन बनता है उसको हमने बी हॉरिजन नाम दिया। उसको हम नाम देंगे इल्यूविएशन। ये तो इल्यूविएशन था, ये था एल्यूविएशन, ये इल्यूविएशन जो डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर के फॉर्मेशन से बनता है, दैट इज नोन एज इल्यूविएशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब सोयल। और सबसे नीचे वाला जो जोन होता है जिसमें रॉक के पार्टिकल्स फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इरेगुलर रॉक फ्रेगमेंट, दैट हॉरिजन इज नोन एज सी हॉरिजन। बेटा अगर हम नेक्स्ट सोयल की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करें, किसके बारे में, सोयल की कंपोजिशन। तो सोयल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सोयल में मिनरल्स मैटर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा सोयल के अंदर मॉइस्चर, सोयल का एटमॉस्फेयर, सोयल में मॉइस्चर, सोयल के अंदर कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सोयल के अंदर एटमॉस्फेयर और सोयल की कुछ एक अमाउंट में एयर, ये सब चीज़ें सोयल में प्रेजेंट होती हैं। इनमें से जो मिनरल मैटर्स हैं वो 40% होते हैं सोयल के अंदर। अगर सोयल के मॉइस्चर की बात करते हैं तो वो कितना होता है, वो 25% होता है। बाकी मॉइस्चर डिपेंड्स करता है, सोयल टू सोयल वेरी कर जाता है। ऑर्गेनिजम्स कितने परसेंट होते हैं यहाँ पे, ये भी वेरिएबल होते हैं। और 25% यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है और ये वेरी करते हैं कि कैसे एरिया में सोयल हमें मिलती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर बेटा सोयल की जो पीएच होती है वो भी स्पेसिफिक होती है, जैसे कि एसिडिक सोयल उसकी पीएच कम होती है, एल्कलाइन की ज़्यादा होती है। और सोयल का जो टेक्सचर होता है, जैसे कि मान लो सैंडी सोयल, क्ले सोयल, लोम सोयल, ये सब क्या होता है कि इसमें
सोयल के पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये किस तरीके से, तो उसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके बाद की जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो उसके नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो स्टडी करते हैं। थैंक यू बेटे।